कन्फेस लेने के लिए अंदर ले गई थी, वो आज तक हमें नहीं पता कहाँ पर है। हम मानव हैं, हम देवी नहीं। हम मानव हैं, हम दासी नहीं। अपनी मानवता का अपमान हम नहीं सहेंगे। नारी शरीर पे अत्याचार नहीं सहेंगे। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सुरोची। देश की सरकार बदल चुकी है, विचारधारा भी बदल रही है, लेकिन क्या वजह है कि लड़कियों को लेकर लोगों की मानसिकता आज भी वही दशकों पुरानी है। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता बदलने के एक साल बाद ही 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। हालांकि उनका संदर्भ भ्रूण हत्या को लेकर था, लेकिन लड़कियों की वह चुनौती जो मां के गर्भ से शुरू होकर मां बनने तक की है, उससे उनकी रक्षा कौन करेगा? क्या तेजी से बदल रहे समाज को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? आने वाला वक्त डिजिटल दुनिया का है, ऐसे में लड़कियों के लिए चुनौतियां और भी बढ़ने वाली है। पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ वो भविष्य के खतरे की एक बानगी भर है। इसलिए लड़कियों के लिए भविष्य की चुनौती और उसके कारण पर बात करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप दर्शक भी समझ सकें कि असल मसला क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक छात्रा अपने साथ रहने वाली लड़कियों की नहाने के दौरान वाली 50 से 60 वीडियो क्लिप बनाती है। वह लड़की इन सभी क्लिप को शिमला के रहने वाले एक लड़के को भेजती है। आरोप है कि लड़के ने सभी क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आरोपी लड़के को वीडियो बनाने वाले लड़की का मित्र बताया जा रहा है। खबर यह भी मिली है कि जैसे ही यह बात सार्वजनिक हुई, यूनिवर्सिटी की कई छात्राओं ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया है। हालांकि बाद में प्रबंधन की तरफ से 50-60 वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की बात खारिज कर दी गई। इसके साथ ही आत्महत्या के प्रयास वाली खबर को भी अफवाह बताया जा रहा है। हालांकि एक सच यह भी है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। एक छोटा सा क्लिप दिख रहा है जिसमें एक छात्रा बेसुध दिखाई दे रही है। उसकी अन्य छात्राएं मित्र उन्हें गोद में उठाकर एम्बुलेंस में बिठा रही हैं। वहीं एक अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रबंधन ने गेट के बाहर ताला लगा दिया है, जिससे कि छात्राएं आंदोलन में हिस्सा ना ले सकें। लेकिन आक्रोशित छात्राएं गेट और दीवारें कूद कूद कर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बाहर निकल रही हैं। दरअसल 60 छात्राओं की आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने से खफा छात्रों ने शनिवार और रविवार को यूनिवर्सिटी के भीतर प्रदर्शन किया था। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी छात्रों की मांग नहीं मान रही है। इसके साथ ही प्रशासन छात्राओं के आत्महत्या के प्रयास वाली बातों को छिपाने का प्रयास भी कर रही है। मोहाली के एसएसपी विवेकशील सोनी ने यहां तक दावा कर दिया कि लड़की ने सिर्फ अपना वीडियो ही भेजा था। हालांकि छात्रों के प्रदर्शन के बीच पंजाब पुलिस ने आरोपी लड़की और उसके पुरुष मित्र सन्नी मेहता और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की ने सन्नी मेहता को एमएमएस भेजा था। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। अगर छात्राओं ने इस मामले में पहल नहीं की होती तो यह बात फिलहाल सामने नहीं आती। शुक्रवार दोपहर 3 बजे 5 लड़कियों ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हॉस्टल वार्डन से एमएमएस बनाए जाने की शिकायत की थी। दूसरी छात्राओं और वार्डन से पूछताछ के दौरान आरोपी छात्रा ने कबूला कि उसने वीडियो बनाई और अपने एक मित्र सन्नी को भेजी, जो शिमला का है। शनिवार को हंगामा चलता रहा, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर रविवार तड़के सुबह 3 बजे लड़कियों ने हंगामा किया। बाद में यूनिवर्सिटी ने पुलिस को बुला लिया, लेकिन लड़कियों ने अपनी मांग नहीं छोड़ी और उनसे भिड़ गई। बाद में आरोपी लड़की ने अपने दोस्त सन्नी की फोटो दिखाकर कहा कि उसके दबाव में उसने यह सब किया। पुलिस और प्रबंधन के रवैये से छात्र निराश हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन और प्रशासन ने रात 1:30 बजे छात्राओं की सभी मांगे मानने का भरोसा दिया है। उनके आश्वासन के बाद फिलहाल धरना खत्म हो गया है। इस पूरे मामले में छात्राओं ने गजब का साहस दिखाया और इन सब में वहां के छात्रों ने भी उनका पूरा साथ दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस मामले की पूरी गंभीरता के साथ जांच कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरे मामले को ही फर्जी और निराधार बनाने पर जुटी है। सोचिए, कुछ लड़कियां दिन रात मेहनत कर अच्छे स्कूल या कॉलेज में दाखिला ले पाती हैं। हॉस्टल में बच्चियों की सुरक्षा के लिए माँ बाप लाखों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं,
ताकि उनकी बच्चियों को किसी तरह की असुविधा नहीं झेलनी पड़े। लेकिन अगर हॉस्टल में रह रही उन्हीं बच्चियों में से कोई एक दोस्त बनकर ही आपकी बहन बेटी की आबरू को तार तार कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे और किसे दोष देंगे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की भारत में अपराध 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में देश में दर्ज रेप केसों की संख्या 28,046 थी, जबकि 2019 में 32,033 रेप केस दर्ज हुए। वहीं 2021 में रेप के 31,677 केस दर्ज किए गए हैं, यानी रोजाना औसतन 86 रेप केस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 49 मामले दर्ज हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनसीआरबी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। क्या इस तरह की बढ़ रही परंपरा के लिए वो मामले जिम्मेदार नहीं हैं जिसमें अपराधी रेप कर लड़की की नृशंस हत्या कर देते हैं? क्या वह मामले जिम्मेदार नहीं हैं जिसमें लड़की अगर अपनी छेड़खानी का विरोध करती है तो उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है? इतना ही नहीं, प्रशासन भी मामले को रफा दफा करने के लिए आनन फानन में लड़की की लाश को दफना देते हैं, जिससे कि मामला ज्यादा ना बढ़े। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं विभूति पटेल, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की पूर्व प्रोफेसर रह चुकी हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो मामला देखा है उसको लेकर, चूंकि अभी शुरुआती रिपोर्ट है जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि यह मामला फेक हो सकता है, सभी के वीडियो नहीं बनाए गए हैं, लेकिन मैं आने वाले वक्त में डिजिटल दुनिया की क्या चुनौती हो सकती है खास करके महिलाओं के लिए, उस पर बात कर रहा हूं। आपके हिसाब से आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए किस तरह की चुनौती होने वाली है? सिर्फ आने वाले वक्त की बात नहीं, लेकिन अभी भी जो 2 साल के लॉकडाउन के अंदर जिस तरह के साइबर क्राइम्स हुए हैं, और ये जो आज हुआ है वो चंडीगढ़ में हुआ, उससे भी ज्यादा घिनौने और डरावने हादसे हुए हैं। सबसे पहले तो बॉयज लॉकर रूम, जो दिल्ली के एलीट स्कूल के अंदर जिस तरह से लड़कों ने लॉकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और वो लोग एक साजिश कर रहे थे कि किस तरह से क्लास की जो ज्यादा चुटकुली, ज्यादा बोलने वाली, ज्यादा मार्क्स लाने वाली लड़कियों को टारगेट करेंगे और उनका सामूहिक बलात्कार करेंगे। साइबर क्राइम जो इस तरह के अपराध हो रहे हैं उसको लेकर अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई इस तरह के कड़े रूल हैं जिससे कि जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनके खिलाफ सख्ती दिखाई जा सके? हाँ, जो आईटी एक्ट के, एक तो साइबर क्राइम की जो साइबर सेल है वो किस तरह से गुनाहगार को तुरंत ही ट्रैक करना, ये केस में भी देखो उन्होंने 24 तास में वो उसको ट्रैक किया। तो उसको ट्रैकिंग के लिए है हमारे जो कानून की जो आईटी एक्ट की 66वीं सी की कलम है, उसके तहत कोई भी लड़कियों, कोई भी इंसान के जो निजी अंग है जिसको प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, उसको दिखाया आपने या तो अपने मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे या अपने सोशल मीडिया पे या कैमरा से फोटो लिए तो 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए का दंड है। यदि आपने फिशिंग किया, स्पूफिंग किया, किसी को गंदी तरह से एसएमएस करके उनकी बदनामी करने की कोशिश की, उसके लिए भी 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए का आपको ये देना है, दंड देना है। कोई भी औरत का अभद्र रूप से उसके शरीर का प्रदर्शन किया, आज जो लड़के को पकड़ा गया है शिमला वाले, उसको वॉयरिज्म के किसी के चित्र को खुद भी गंदी निगाह से देखना और उसका इस्तेमाल दूसरों के साथ बांटना, विच इज वॉयरिज्म। तो वॉयरिज्म की सजा भी हमारे आईटी एक्ट के कानून में 2 साल से लेके 5 साल तक बढ़ सकती है। और उसके लिए, और यदि आपने उसको शेयर किया, ये जो गंदी फोटो को वो शेयर किया, उसके लिए है 3 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना। हम कानून जो आईटी एक्ट का 67वीं कलम है, उसके ये चीज का प्रिंट आउट निकालना, उसको पब्लिश करना, उसको वो मटेरियल को ऑडियो बना के उसके साथ कमेंट्री डालना, उसकी सजा है 5 से 7 साल तक की और 10 लाख का जुर्माना है। जो आज ये पूरे शिमला वाले लड़के को जो कलम सरकार ने लगाई है 354 आईपीसी इंडियन पीनल कोड की, तो जिसमें पूरे उसने जो स्टॉकिंग करके मॉनिटरिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड जो 21 साल की, जो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, वो उसके लिए जो उस पर सजा लगाई है वो लड़के पे, वो है 3 साल की और जुर्माना।
आईटी एक्ट के 65वीं 66वीं और 72वीं जो कलम है उसमें कोई भी हैकिंग करना, किसी के दूसरे के अकाउंट को हैकिंग करना, उसके डेटा को डेटा स्टील करना, जो ज्यादातर तो हम देखते हैं जो स्टार लोग होते हैं उनके जीवन के साथ बहुत होता है, बॉलीवुड के स्टार के साथ तो बहुत ही होता है। तो वो और उनकी परवानगी के बिना उनके निजी फोटोग्राफ शेयर करना और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उनके भरोसे का गलत फायदा उठाना, उनकी निजी जीवन में हस्तक्षेप करना, उसके लिए भी सजा है 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। बच्चों के साथ 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, उनका पोर्नोग्राफी, उनका अश्लील साहित्य ले जाना, उसकी जो सजा है 7 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना। और ये सब करके सबको ब्लैकमेल करके टेररिज्म करना, तो पूरी जिंदगी भी आपको जेल में जाना पड़ता है, जिसे उसके लिए हम कहते हैं उसे साइबर टेररिज्म कहा जाता है। और ये इसके बारे में जानकारी हमारा जो महिला और बाल कल्याण विभाग है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों के जो WDC महिला विकास कक्ष है उसके जरिए बच्चों को इसके बारे में माहिती देना। और दूसरा कि ऐसा हादसा हो जाए तो आत्महत्या की कोशिश मत करो, निराशा में मत चले जाओ, आपकी कोई भूल नहीं है। ये जो गंदे दिमाग वाले लोग हैं वो गुनहगार है। यू आर मतलब विक्टिम ब्लेमिंग की आइडियोलॉजी से हमें बाहर आना चाहिए। इस तरह के मामले में जो शिकायत होती है वो नॉर्मल थाने में ही होगी या इसके लिए कोई अलग तरह का थाना है? साइबर थाना 3 प्रकार से कर सकते हो। महिला और बाल कल्याण विकास का भी पोर्टल है जिसमें बहुत सारी बहनें उसमें पूरी मीटू मूवमेंट की जो फरियादें हैं वो तो डायरेक्ट ऑनलाइन ही करते हैं बच्चे लोग, और महिलाएं, इवन पुरुष भी, जवान लड़कों के साथ भी होमोसेक्सुअल रेप होता है, बच्चे लड़के भी उतने ही शिकार हैं। तो वो लोग जो ऑनलाइन करते हैं, एक वो है। दूसरा है कि साइबर सेल जो है पुलिस विभाग की, वो सभी जगह अपने को जगह जगह जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते हैं। बॉम्बे की हर एक कॉलेज में हमारे साइबर सेल के पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, सिखाते हैं। तीसरी बात है हेल्पलाइन 181 जो पूरे देश में, भारत देश में 118। आपको मालूम होगा कि ये लॉकडाउन के दौरान एक साल में 3,75,000 बच्चों ने डिस्ट्रेस कॉल किए ये हेल्पलाइन पे। ज्यादातर सवाल था, किसी को बोले हमको जबरन बाल मजदूर के लिए बेच रहे हैं माँ बाप, या तो मेरी जबरन शादी हो रही है, मैं छोटी नाबालिग हूं तो भी, या तो फिर मेरा ट्रैफिकिंग हो रहा है, या मुझे बहुत घर में बहुत मारा क्योंकि 24 तास सब लोग घर में है तो मेरा पूरा मॉरल पुलिसिंग हो रहा है। तो ये सब करके कंप्लेन ये हेल्पलाइन पे भी आती थी। हर एक राज्य सरकार ने भी अपनी अपनी हेल्पलाइन बनाई है। दूसरी की चाइल्ड लाइन, जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उनके लिए चाइल्ड लाइन है, और विमेन हेल्पलाइन भी है। तो ये सब हेल्पलाइन के जरिए भी आपने ये डिस्ट्रेस कॉल किया तो तुरंत उनका जिम्मा बन जाता है पुलिस का या हेल्पलाइन के सामने जो काउंसलर है कि वो आपको समझाएंगे कैसे कैसे आपको ये करना है, और आपकी जो कंप्लेन है वो तुरंत ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे दर्ज हो जाती है। एक प्रोफेसर होने के नाते मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे आप पहले के दिनों में रेप और छेड़खानी की घटनाएं आप सड़कों पर देखती थी, या आप पिछले हफ्ते की घटना देख लें उत्तर प्रदेश में, जब लखीमपुरी में 2 लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। वो लड़कियां दलित थी और उसके बाद उसको पेड़ से लटका दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा एक वहीं की घटना, लेकिन ये 5 साल पहले भी हुआ था ना, दलित, और रोकने पर उसको पीटा जाता है, इतना मतलब पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। मेरा सवाल ये है, क्या इन मामलों में जो प्रशासन की लापरवाही रही है, डिजिटल जो मामले बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आज का मामला नहीं, DPS का मामला कई साल पहले आया था, तो क्या ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से भी डिजिटल मामलों में इतनी ज्यादा तेजी देखी जा रही है? हाँ, बराबर, प्रशासन की लापरवाही और उसका राजकीय स्वरूप भी आ जाना। क्योंकि इससे पहले भी जब ऐसा ही हादसा हुआ था, 2 लड़कियों पे, दलित लड़कियों पे बलात्कार करके उनको पेड़ पे लटका दिया था बदाऊन में ही, तो वो उस वक्त भी बहुत वहां के मुख्यमंत्री ने ये कहा था, क्या है लड़के हैं तैश में आ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। इस तरह से उसको लेना, और पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा में ऐसे विधान यदि जो
सार्वजनिक रूप से पब्लिक फिगर्स है वो ऐसा रवैया लेंगे तो फिर ये ऐसा गलत काम करने वालों को भी ये मिलती है ना, शह मिल जाती है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लड़के तो मजबूत है शरीर से तो वो तो ऐसा करेंगे। ऐसा कहना वो बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो विचार है औरतों के साथ बलात्कार करना, औरतों को गंदी निगाह से देखना, ये बच्चा जन्मता है तब से नहीं आया है। हमारे जो आसपास का वातावरण है, अब जितने भी स्टडीज देख लो, तिहाड़ जेल का जिसको बलात्कार की वजह से, सामूहिक बलात्कार और क्रूरता की वजह से आजन्म कैद हुई है, उन लोगों के उनके साथ भी जब पीएचडी थीसिस करने वाली बहन ने जब वार्तालाप किया तो उन्होंने यही कहा कि आप मेरे जीवन में बहुत देर से आए। मैं जब बच्चा था और मैंने कभी एक लड़की का स्कर्ट ऊंचा किया, सब लोग हंस दिए। क्लास के अंदर मैंने एक लड़की की चोटी खींची, वो लड़की रोने लगी लेकिन पूरा क्लास टीचर भी हंस रहा था। फिर मैंने जाके सेकेंडरी स्कूल में आ गया, मैंने बिना वो लड़की को पूछे उसको आलिंगन में ले लिया, सब लोग ने उसको मजाक समझा। मेरी हिम्मत बढ़ती गई क्योंकि मुझे लगा कि लड़की क्या चीज है, वो तो चीज है ना मस्त मस्त, मैं तो उसका कुछ भी इस्तेमाल करूं या उसको कुचल दूं, वो थोड़ा इंसान है। तो ये प्रकार की जो वैल्यूज आ गई है, एक जमाने में हम स्त्री दाक्षिण्य की बात करते थे, स्त्री दाक्षिण्य में भी समानता तो नहीं थी कि स्त्री का रक्षण करना है, स्त्री के प्रति ये दिखाना है, लेकिन आज वो स्त्री दाक्षिण्य की भावना को एकदम एक एग्रेशन, आक्रमण, स्त्री पे आक्रमण करना है, इस तरीके की जो भावना आ गई है, जिसके लिए सबसे ज्यादा तो अश्लील साहित्य जिम्मेदार, क्योंकि आज सबसे सस्ता साहित्य है वो अश्लील साहित्य है। या तो 2-2 रुपए के अंदर पान वाले की दुकान पे आपको आपके मोबाइल पे यदि गंदे गंदे गीत हनी सिंह के वो आपको डाल सकते हो, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वायलेंस अगेंस्ट विमेन है। पोर्नोग्राफी को हम सिर्फ मोराली की दृष्टि से नहीं देखते कि वो अनैतिक है, लेकिन पोर्नोग्राफी का मुख्य सिद्धांत है पुरुष सैडिस्ट है, पुरुष त्रास देने वाला है और औरत मेसोकिस्ट है। औरत को जितना त्रास दोगी वो इतना ज्यादा खुश होगी, मतलब मीना कुमारी सिंड्रोम जो कहते थे, जितने इसको आपने दुख दिया उतनी वो ज्यादा। तो इस तरीके की जो गलत धारणाएं बच्चों में डालने का काम, क्योंकि आज आप एनसीआरबी के भी डेटा देख लो, ये लास्ट वीक ही आ गए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा, सबसे ज्यादा क्राइम तो 14 से 18 साल के बच्चे कर रहे हैं। उनको क्या वैल्यूज दिया है उनके घर वालों ने, उनके स्कूल के अंदर, उनके आसपास के माहौल ने, वो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट उनके मन मस्तिष्क में ये जो पूरे गलत धारणाएं हैं ये किसने डाली है। मुझे लगता है कि दर्शक इस बात को समझेंगे कि ये मसला भले ही चंडीगढ़ का हो, लेकिन ये एक मानसिकता है, एक सोच है जो समाज को बदलने की जरूरत है। जब तक उस सोच को नहीं बदला जाएगा तब तक महिलाओं के प्रति, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में कमी नहीं हो पाएगी। नमस्कार।